be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की। खासकर जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना की विजिट पे गए थे, शायद पूरी दुनिया, पूरे एक्सपर्ट्स यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब हम इन दोनों देशों के बीच में वो राइवलरी या वो टेंशन्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। शायद एक अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे ये दोनों देश और दोनों देश के लीडर्स, जिससे हमें आने वाले कुछ महीनों और कुछ सालों तक कोई भी टेंशन्स ना देखने को मिले। लेकिन अब जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ट्रंप ने जो फैसला लिया है, वो साफ-साफ ये दर्शाता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रस्ट्रेटेड हैं जो विजिट उन्होंने की। क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मेजर ग्लोबल कंपनीज़ यूएस में लोकेटेड हैं, वो अगर चाइना जाएँगी, वहाँ के लीडर्स उनसे बात करेंगे, तो शायद हमारे लिए चाइना का मार्केट खुलेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए अब यूएस ने चाइना की बड़ी-बड़ी कंपनीज़, जायंट्स को टारगेट किया है और ये साफ-साफ दर्शाता है कि जो एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद हमें टेंशन्स ना दिखे, बट वो टेंशन्स अब हमें दिख रही हैं। एंड वन बाय वन मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊँगा कि हो क्या रहा है, सो दैट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यूएस ने अपनी अमेरिकन कंपनीज़ को ये साफ-साफ वार्निंग दी है कि आप बड़ी-बड़ी चाइनीज़ कंपनीज़, खासकर जो टेक कंपनीज़ हैं, उनके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। ना आप उनके साथ में बिज़नेसेस करेंगे, ना इन्वेस्टमेंट होगा, ना आप उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये सारी वार्निंग अमेरिकन बिज़नेसेस को दी गई हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मतलब ऐसा क्या कारण है और इसके पीछे लॉजिक क्या दिया है? अब इस लिस्ट में काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का नाम है, चाहे से अलीबाबा हो, बीवाईडी हो, बेदू हो, उनको पेंटागन ने अपनी एक लिस्ट में मेंशन किया है। अब यूएसए का मानना ये है कि ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो भी चाइनीज़ टॉप टेक कंपनीज़ हैं, चाहे से वो सेमीकंडक्टर में हो, एआई में हो, रोबोटिक्स सेक्टर में हो, ये सारी की सारी कंपनीज़ चाइना की मिलिट्री के साथ में काम करती हैं। और ये चाइना की मिलिट्री को और ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनाती हैं, जो यूएस की कंपनीज़ या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन खासकर नहीं चाहता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, पूरे विश्व को पता है कि यूएस की अगर डोमिनेंस को कोई चैलेंज कर सकता है, तो वो है चाइना। और ये स्टेप उसी तरफ डायरेक्शन या उसी तरफ इशारा करता है। अब हालाँकि पेंटागन ने और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि दीज़ आर नॉट कमर्शियल कंपनीज़, दीज़ आर मिलिट्री कंपनीज़। जो चाइना की मिलिट्री के लिए काम करती है, उनकी जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी है, उसको कैसे ताकतवर बनाया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए। लेकिन इन कंपनीज़ ने साफ-साफ इन एलिगेशन को डिनाई कर दिया है। चाहे से वो अलीबाबा हो, बीवाईडी हो, बेदू हो, सब ने ये कहा है कि हम हर एक वही लीगल एक्शन लेंगे जिससे हम इस स्टेप को चैलेंज कर सकें। और अमेरिका के पास में कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई एविडेंसेस भी नहीं है, जो आप शेयर कर सकें कि हाँ, ये कंपनीज़ जो हैं चाइना की मिलिट्री के साथ में काम कर रही हैं। जहाँ पे अलीबाबा चाइना की लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है, फिर उसके बाद में बाइडू, जिस तरीके से हम गूगल को कहते हैं विश्व भर का लार्जेस्ट सर्च इंजन है, वैसे ही बाइडू चाइना के लिए सबसे बड़ा और एक लीडिंग सर्च इंजन है। सेम बीवाईडी जो कि लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, इन सब के नाम पेंटागन ने उस लिस्ट में डाल दिए हैं, जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अब आप इन कंपनीज़ के साथ में बिज़नेसेस नहीं कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। और चाइना का क्या रिस्पॉन्स आया? कंपनीज़ का जो रिस्पॉन्स आया उसके बारे में मैंने बात कर ली। चाइना ने साफ-साफ ये कहा कि ये जो स्टेप है ना, हम इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये अनफेयर है। अब ये अनफेयर क्यों है? सवाल अगला बात ये है, क्योंकि यहाँ पे इनका एलिगेशन ये है, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप नेशनल सिक्योरिटी के कांसेप्ट को मिसयूज़ कर रहे हैं। हम आपके जो लोकल लॉज़ हैं, जो कानून हैं, उनको फॉलो करते हैं, आपके रूल्स को फॉलो करते हैं, आपके रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, एंड फिर भी आप ये हमें कहते हैं कि ये सारी जो कंपनीज़ हैं, हमारी मिलिट्री के लिए काम करती है, तो ये साफ-साफ आप हमें टारगेट कर रहे हैं। और इसीलिए जो ट्रेड वॉर हमेशा से हमें देखने को मिल रही है, यूएस और चाइना के बीच में, दोबारा से हमें ये ट्रेड टेंशन्स और ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी आगे बढ़ती हुई दिखती है। तो अब डिकोड करते हैं वन बाय वन कि एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या-क्या एलिगेशंस लगे हैं, और जो ये समिट थी यूएस प्रेसिडेंट की, जब वो चाइना गए अपने बहुत बड़े-बड़े लीडर्स के साथ में, ये समिट क्या दर्शाती है? किस तरफ इशारा है इंटरनेशनल ऑर्डर में? क्या यूएस की पोजीशन है, क्या चाइना की है, और क्या चैलेंजेस और अपॉर्च्युनिटी हैं इंडिया के लिए, खासकर इस न्यूज़ के बाद में? वन बाय वन हम डिकोड करेंगे, बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऑफर, जिसमें आपको 19,999 में 5% डिस्काउंट के साथ में आप अनअकैडमी प्लस को खरीद सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, हैंडआउट्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, और अनअकैडमी आइकॉनिक, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 29,999 में अवेलेबल है। उसमें आपको ये सारी फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ में 14 बुक्स, 1 टू 1 मेंटरशिप विद क्वालिफाइड मेंटर्स, आपको यूपीएससी की प्री और मेन टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, और यूपीएससी टॉपर्स के साथ में आपके सेशंस भी रखे जाएंगे। और ये ऑफर अवेलेबल है सिर्फ 1000 यूजर्स के लिए। जब भी आप जाएं, डायरेक्टली जाएं, इनडायरेक्टली जाएं, अनअकैडमी की साइट पे अगर आपका मन करता है, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। अब समझते हैं हुआ क्या। अब पेंटागन की एक लिस्ट है जिसका नाम है 1260H। पेंटागन इस लिस्ट को हर साल अपडेट करता है, और इस साल भी उन्होंने इस लिस्ट को अपडेट किया है, जिसमें 16 ऐसी बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं जिनका नाम डाला गया है। और वही मानना यह है, ये विश्वास करते हैं कि ये कंपनीज चाइनीज मिलिट्री के लिए भी काम करती हैं। हाँ, इनके कमर्शियल ऑपरेशन है, ये सिविलियन ऑपरेशन चलाती हैं, बट वहीं पे ये चाइनीज मिलिट्री को हर तरीके से हेल्प करती हैं। मान लीजिए कोई डेटा प्रोवाइड करना हो, कोई
इन्फॉर्मेशन देनी हो या फिर सेमीकंडक्टर डिपार्टमेंट में अगर आप हैं, एआई डिपार्टमेंट है, तो आप चाइनीज़ मिलिट्री की हर जगह हेल्प करते हैं। और ये यूएस भी कोशिश करता है, यूएस भी ऐसा करता है। खासकर एंथ्रोपिक का आपका कोर्स देख आपने सुना होगा जब एंथ्रोपिक को प्रेशराइज़ किया गया कि आपको मिलिट्री को एडवांसमेंट करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और इस तरीके से बाकी सारी कंपनीज़ जो हैं यूएस के अंदर वो भी मिलिट्री एडवांसमेंट के लिए काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएस कोई दूध का धुला है और चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है, बट यूएस इनको रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है। यूएस वो मार्केट नहीं देना चाहता जिसकी वजह से आज चाइना फ्लरिश किया है। क्योंकि यूएस के गलती हो गई एक। यूएस ने सोचा कि अब हम अपना मार्केट खोलेंगे, जब चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, हमारे रिश्ते चाइना के साथ अच्छे होंगे, तो शायद चाइना कम्युनिज़्म को छोड़ के डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। मार्केट ज़्यादा ओपन होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे या फिर फ्री एंड फेयर आप अपॉर्च्युनिटीज़ देखेंगे और शायद हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया और अपने मार्केट को भी रिस्ट्रिक्टेड रखा। अपने मार्केट को ओपन नहीं किया अमेरिका के लिए। और जो एक मिक्स्ड कैपिटलिज्म देखा जाता है ना, जहाँ पे स्टेट में कम्युनिस्ट सरकार है और बाकी आपको सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिससे आप चाइना को आगे बढ़ा सकें। और यही गलती हो गई और फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कोशिश भी की कि मैं एआई सप्लाई नहीं करूँगा, सेमीकंडक्टर सप्लाई नहीं करूँगा, बट देन चाइना बीइंग चाइना, उन्होंने उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी से जल्दी डेवलप कर लिया। मुझे चाइना की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो अर्जेंसी वो दिखाते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके, रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग को लेके, तो 90% प्रोसेसिंग वहाँ होती है, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ चाहिए या जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो आपने डेवलप कर लिए हैं, 1980 से आपका प्रोग्राम चल रहा है। आपको लगता है आने वाले 1-2 सालों के अंदर हमारे यहाँ पे एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर इनमें बहुत बड़ा खतरा आ सकता है अगर हम यूएस पे डिपेंड करेंगे, तो अर्जेंटली वो 1 डेढ़ साल के अंदर वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर लेते हैं और यही शायद एक बहुत बड़ी वीकनेस है इंडिया की कि वी डू नॉट टेक अर्जेंट स्टेप्स। समटाइम्स वी डिले इट, मे बी बिकॉज़ ऑफ रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जो ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट के स्टेप्स बहुत डिले होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में फाइलों कभी यहाँ से वहाँ घूमती हैं एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन अस और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, जो चाइना में सबसे अच्छी बात है और मुझे इसलिए चाइना की ये जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी लगती है। अब हुआ क्या कि इस लिस्ट में पहले 134 कंपनीज़ हुआ करती थी, वो भी सारी की सारी चाइनीज़ कंपनीज़, अब वो लिस्ट 188 कंपनीज़ तक आ चुकी हैं और अब ये रिस्ट्रिक्शन सारे के सारे इन पे लगाए जाएँगे। और जो सेलेक्ट कमिटी है ऑन चाइना के ऊपर, उन्होंने साफ-साफ जब ये लिस्ट को अपडेट किया तो उन्होंने ये कहा कि जो भी चाइनीज़ कंपनीज़ वर्क कर रही हैं चाइनीज़ मिलिट्री के खिलाफ अगेंस्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट, उनको हमें बैन करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा, आप उनके साथ में काम नहीं कर सकते। अगर ये यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो इनको वहाँ से हटा दिया जाए, डीलिस्ट कर दिया जाए, इनके प्रोडक्ट्स को ना खरीदा जाए, सप्लाई चेन पे कोई डिपेंडेंस है, उसको हटा दिया जाए। ये सारे स्टेप लेने लिए जाने चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा खतरा हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। अब बात ये है ना कि चाइना के पर्सपेक्टिव ने ट्रंप ने बैटल एकदम सही चुनी है। मतलब जो एक नेशन जिससे उनको खतरा हो सकता है, वो उसी को टारगेट कर रहे हैं। बट स्ट्रैटेजी रॉन्ग है और स्ट्रैटेजी रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट्स की राय सुनेंगे, तो एक्सपर्ट साफ-साफ ये कहते हैं, जहाँ पे डेनिस विल्डर हैं, जो फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये कहा कि काफ़ी सारी अमेरिकन कंपनीज़ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से, जटिल तरीके से चाइनीज़ कंपनीज़ पे डिपेंड करती हैं, उनके साथ बिज़नेसेस हैं, कि इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। आप एक बार के लिए वार्निंग दे सकते हैं, आप अमेरिकन बिज़नेसेस को कह सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि शायद इन दोनों को अलग कर पाना मुश्किल है और अगर आप पेनल्टीज़ रख रख भी पाते हैं, आप पेनल्टीज़ लगाते भी हैं, तो शायद अमेरिकन कंपनीज़ ये बोलेंगी कि हम उस सिचुएशन में अच्छा फ़ील करेंगे कि हम आपको पेनल्टीज़ दे देते हैं, बट जो हमारा मार्केट सफ़र कर रहा है, हमारी जो डोमिनेंस खराब हो रही है, जो हमारी चाइनीज़ कंपनीज़ पे डिपेंडेंस है, हम उसको नहीं खोज सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए ये कह रही हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होने वाला है और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अमेरिकन कंपनीज़ को अपने आप को अलग करना चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ में। और यहीं पे ट्रम्प की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा गलत है। सैंक्शंस लगा देना, कंपनीज़ को वार्न करना और अपने ही एलाइज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाना, टैरिफ्स लगाना, उनको अलग-अलग तरीके से ह्यूमिलिएट करना, ये स्ट्रैटेजी चाइना के खिलाफ काम नहीं करेगी। इंस्टेड ऑफ दैट आपको अपने एलाइज़ को साथ रखना चाहिए। एक ऐसा संगठन या ऐसा समूह बनाना चाहिए जो चाइना को टारगेट कर सके। और आपने क्या किया? आपने अपने ही एलाइज़ को दूर कर दिया। कई बार आपने बेइज़्ज़ती करी, कई बार आपने ह्यूमिलिएट किया, कई बार आपने टैरिफ्स लगाए, सैंक्शंस लगाए। ये स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी आपके अगेंस्ट आ गई। इसीलिए जो लोग एक कोल्ड वॉर को एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था, या फिर आप अगर ये कहें कि नहीं-नहीं G2 हमें देखने को मिलेगा कि यूएस और चाइना जो है एक साथ आएँगे, 2 बड़ी पावर्स और ग्लोबल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखेंगे। अब शायद आपको यूएस और चाइना रिलेशन में एक नई रियलिटी देखने को मिल सकती है और वो नई रियलिटी अलग-अलग एक्सपर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक बैठती है। और इसमें सबसे बड़ा खेल है जो रिसेंटली अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की विज़िट हुई है और ये है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जियोपॉलिटिकल वाइज़ बिलीव मी आपको बहुत मज़ा आ जाएगा जब मैं ये बताऊँगा कि किस तरीके के एक्सपर्ट्स क्या-क्या कह रहे हैं। अब ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक एक्सपर्ट है अंतरा घोषाल। उन्होंने कहा, सब लोग ये देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से इस समिट को देखता है। आपको ये देखना होगा कि चाइना किस तरीके से इस समिट को देख रहा है। उनका मानना है कि काफ़ी सारे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स या जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने एक चीज़ तो एक्नॉलेज कर दी है इस समिट से कि हम इस पूरे विश्व की एक मेजर ग्लोबल पावर तो हैं। और अब बैलेंस ऑफ पावर जो है, उसका पलड़ा जो है, वो धीरे-धीरे चाइना की तरफ आ रहा है और यूएस अब चाइना के कंपैरिज़न में आप यूएस और चाइना को करोगे तो यूएस की पावर डिक्लाइन कर रही है। ये डोनाल्ड ट्रम्प भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये उन्हें पता भी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने वो विज़िट प्लान करी जहाँ पे वो इतने सारे बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ के लीडर्स को वहाँ लेके भी गए थे। और अब चाइना को ये लगता है कि
हम वो कंट्री नहीं है जो रूल्स को फॉलो करेंगे। अब हम वो कंट्री हैं जो रूल्स बनाएँगे और दूसरी कंट्री हमें फॉलो करेगी और यही चीज़ इन्हें हेल्प करेगी कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर को कैसे शेप कर सकते हैं। फिर आते हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के मनोज साहब। इन्होंने जो बात कही है ना मतलब इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा कि यूएस और चाइना को अब ये पता है और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन अनअवॉइडेबल है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये टेंशन्स नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक सेक्टर में टेंशन्स आएँगी, एआई में, सेमीकंडक्टर में, रोबोटिक्स में एंड टेक्नोलॉजी में, हर जगह आपको देखने को मिलेंगी और ये कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम तक भी चलता रहेगा और ये शायद दोनों कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन पुराना क्वेश्चन ये था कि इस राइवलरी को कैसे खत्म किया जाए? नया क्वेश्चन ये है कि इस राइवलरी को मैनेज कैसे किया जाए विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट, हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले और ये राइवलरी मैनेज रहे। और जहां तक G2 की बात है, जहां पे हम यूएस और चाइना जो दो बड़ी पावर्स हैं, वो चैलेंजेस जो आएंगे, अपॉर्चुनिटीज जो आएंगे, उनको मैनेज करेंगे, इंटरनेशनल पीस ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। चाइना ये बर्डन नहीं लेना चाहेगा। चाइना चाहेगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमारा फोकस हो, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैसे कर सकते हैं, हम यूएस को चैलेंज कैसे कर सकते हैं, उस चीज में चाइना एंटर नहीं करेगा। तो G2 का कोई सिनारियो बनता नहीं है और ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया, एशियन नेशन, यूरोपियन नेशन, इन सबके लिए भी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको साइड्स चूज करनी पड़ेंगी, जैसा यूएसए और यूएसएसआर के टाइम पे देखने को मिलता था और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं बट बैक ऑफ द माइंड आपके इतिहास में क्या रिश्ते रहे हैं उस देश के साथ में, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है और इसीलिए ये शायद एक बेटर स्टेप है कि आपको G2 या फिर इन दोनों देशों का संगठन ना देखने को मिले, क्योंकि चाइना चाहता भी नहीं। और वहीं पे ताइवान के एक प्रोफेसर हैं वी मी चुआ, उन्होंने तो साफ-साफ ये कह दिया है कि यूएस और चाइना रिलेशन के बीच में सबसे सेंसिटिव इश्यू ताइवान है। और एक समिट से आप ये सोच रहे हैं अमेरिका अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा ताइवान को लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हालाँकि ठीक है, ताइवान से बिलॉन्ग करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं और ईरान के एवज में हो सकता था कि ताइवान के लिए वो शांत रह गए, जिस तरीके से चाइना का अपर हैंड हमें ईरान वॉर के अंदर देखने को मिलता है। ईरान और चाइना एक बहुत अच्छे अलाइज़ हैं। तो शायद डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्सपेक्ट किया था कि चाइना अपना अपर हैंड का इस्तेमाल करके शायद जो यूएस फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है, यूएस इज़राइल ईरान वॉर को लेके, उसको रुकवा सके। बट इन्होंने ये कहा कि जो पुराने लॉज़ बने हुए हैं, ताइवान रिलेशन एक्ट जो बना हुआ है, कांग्रेस का जो सपोर्ट है, फिर जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में, ये सारी चीज़ें मजबूर करती हैं अमेरिका को कि वो ताइवान को नहीं छोड़ सकते हैं और यही सबसे बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। इसके बारे जी जिनपिंग ने भी कहा कि अगर आप ताइवान को कैसे मैनेज करेंगे वही डिसाइड करेगा। आप ताइवान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ताइवान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आएँगे। और यही सारे स्टेप्स इंडिया को एक चैलेंज भी देते हैं, अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी इसलिए कि जब भी आप देखेंगे कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन खराब होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ग्लोबल सप्लाई चेन पे सवाल उठाया जाता है, तो पैक्स सिलिका जैसा इनिशिएटिव चालू किया जाता है, जिसमें इंडिया भी हिस्सा है, जिसमें यूएस इंडिया को ट्रस्ट करता है। सीधे-सीधे जो आईफ़ोन है या बड़ी-बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या जहाँ पे असेंबल किया जाता है, वो पूरी असेंबली लाइन शिफ्ट होके इंडिया आ जाती है, तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि जो चाइनीज़ ईवी जायंट्स पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो हमारे पास में वैसे प्लेयर हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, ओला इलेक्ट्रिक हो, और जो यूएस के कंसर्न चाइना को लेके हैं, वैसे इंडिया के कंसर्न चाइना को लेके हैं। और यही चीज़ यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट को अलाइन करती है। और इसीलिए G2 का ना होना बहुत सही है इंडिया के लिए भी और यूरोपियन नेशंस के लिए भी। बट इतना आसान इंडिया के लिए भी नहीं है। इंडिया की बहुत सारी कमी है। जब मैं बात करता हूँ सप्लाई चेन में, क्योंकि चाइना डोमिनेट करता है ईवी बैटरीज़ में, रेयर अर्थ मैग्नेट में, सोलर पैनल्स में। हम डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, और इसी वजह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चैलेंज हो सकती है कि हमें ये मुश्किल में फँस जाएँ कि हम यूएस को बैलेंस कैसे करें चाइना के साथ में, या चाइना को कैसे बैलेंस करें यूएस के साथ में। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा रिसर्च और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, बताया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, live in such a way that universe will be proud of you.